तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। तो चलिए आज जानते हैं अफ़गानिस्तान वॉर के बारे में कि कैसे एक 20वीं सदी के मध्य तक एक शांत देश कैसे इतना अशांत हो गया और आतंकवादियों का डेरा हो गया और इसके आंतरिक विद्रोह ने पूरे देश को अपने चपेट में। तो यह अफ़गानिस्तान एशिया के मैप में सेंट्रल में लोकेटेड है, जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। यह अफ़गानिस्तान का ज्योग्राफिकल मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के बीच में कैसे हिंदुकुश माउंटेन फैला हुआ है। यह अफ़गानिस्तान का पॉलिटिकल मैप है, जिसमें अफ़गानिस्तान के बड़े शहर जैसे काबुल, कंदाहार, गजनी, फराह, हेरात, जलालाबाद जैसे शहर हैं। आप इन्हें याद रख लें और इनका लोकेशन याद रखें, आगे समझने में आपको आसानी होगी। यह अफ़गानिस्तान का एथनिसिटी का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में चार मुख्य नस्ल के लोग रहते हैं, चार एथनिसिटी के, जिसमें पाश्तून 42%, ताजिक 27%, हजरा 9% और उज़्बेक 8% लोग रहते हैं। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान से जुड़े आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं। तो 1876 तक अफ़गानिस्तान इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। इसे ड्यूरेंट लाइन के द्वारा अंग्रेज़ों ने इसे अलग कर दिया था, वही अंग्रेज़ों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान है वह सेंट्रल एशिया के बीच में स्थित है, एशिया के बीच में स्थित है और ये एक लैंड लॉक कंट्रीज है जो जिसकी कोई भी बॉर्डर सी से नहीं कनेक्ट होती है। पर लैंड लॉक होने के बावजूद ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि इसका स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होने का इसका मेन कारण है इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये ज्योग्राफिकली एशिया के बीच में स्थित है, जिसकी वजह से अगर किसी को भी साउथ एशिया यानी कि इंडिया में एंटर करना है तो इसको अफ़गानिस्तान होके ही आना पड़ता है। अफ़गानिस्तान की मात्र 12% लैंड ही फर्टाइल है, वहाँ पर बाकी की पूरी लैंड एरिड है। अफ़गानिस्तान के बीच में हिंदुकुश माउंटेन है। उसके बाद अफ़गानिस्तान जो अफ़ीम का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वहाँ के जो आतंकवादी है वो इन्हीं अफ़ीम को बेच के पैसा कमाते हैं, जिससे हीरोइन और बाकी नशीले ड्रग्स बनती है। तो चलिए अब अफ़गानिस्तान के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो अफ़गानिस्तान 1950 के दशक में बहुत एकदम शांत देश था, एक न्यूट्रल कंट्री था। अगर आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान होगा तो आपको पता ही होगा कि उस टाइम पे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था। तो उस टाइम पे अफ़गानिस्तान एक न्यूट्रल कंट्री था, ना ही वो यूएसए के साथ था ना ही वो यूएसएसआर के साथ था। और जाहिर शाह जो थे वो अफ़गानिस्तान के किंग थे, जो 1960 के दशक में थे। किंग जाहिर शाह वहाँ के राजा थे। तो किंग जाहिर शाह राजा होने के बाद उन्होंने इलेक्शन करवाने पर जोर दिया। वह एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, उन्होंने इलेक्शन पे जोर दिया। उन्होंने लोगों को बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स दिए, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कराया, वुमेंस के एजुकेशन पे काम किया। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। जो अफ़गानिस्तान जो था वो उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा डेवलपिंग के कगार में था। पर 1973 में क्या होता है कि जो किंग जाहिर शाह थे उन्हीं के चचेरे भाई दाऊद खान ने उन्हें गद्दी से हटा दिया और ख़ुद को वहाँ का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उसने राजशाही तंत्र को ख़त्म कर दिया और ख़ुद को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि लगभग 5 साल तक उसने राज किया। उसके बाद आती है अफ़गानिस्तान में द सौर रेवोल्यूशन। सौर रेवोल्यूशन का मतलब है कि सौर एक फ़ारसी मंत्र का नाम है, जिसके तहत वहाँ की जो PDPA कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट आती है, एक पार्टी है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी रहती है। वो वहाँ पे कूप करती है जिसका नाम वो रेवोल्यूशन देती है, जिसके तहत दाऊद खान को गद्दी से हटा दिया जाता है और वो खुद गद्दी पे बैठ जाती है और PDPA रूल करने लगती है। वह अफ़गानिस्तान के अंदर जो किंग जाहिर शाह के जो काम थे उसको कंटिन्यू करती है। वो भी बहुत सारे रेवोल्यूशन लाती है, डेवलपमेंट का काम करती है, वुमेन एजुकेशन पे काम करती है, लैंड रिफॉर्म पे काम करती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी होने की वजह से वह चाहती है कि लैंड एक ही आदमी के पास ना रहे, वह सब में बटे। तो ये जो उनका काम रहता है, वो जो अफ़गानिस्तान के जो निवासी रहते हैं, जो अफ़गानिस्तान के कबीले लोग रहते हैं, कबायली ग्रुप के लोग, रूरल लोग रहते हैं, उनको यह पसंद नहीं आता है। वो चाहते थे कि उनके लिवलीहुड में ये लोग इंटरफेयर ना करें, वो लोग जैसे रह रहे वैसे रहे। उनको टैक्स देने में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में वो लोग को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, वो लोग को इसमें अच्छा नहीं लगता, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं होना चाहते थे। वो जैसे रहते थे वैसे ही रहना पसंद करते थे। और जो गवर्नमेंट थी, न्यू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो ये सब चेंज कर रहे थे, तो उनको ये पसंद नहीं आता है और वो इसके खिलाफ एक विद्रोह कर देती है, जिसको जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रहती है वो बंदूक के दम पे, हथियारों के दम पे उसको क्रैकडाउन तो कर देती है, पर पूरी तरह से नहीं कर पाती, क्योंकि पूरे देश में विद्रोह उठ पाता। कहीं क्रैकडाउन करती तो दूसरी जगह विद्रोह शुरू हो जाता। इसके लिए जो PDPA पार्टी रहती है वो USSR, जो कि कम्युनिस्ट का लीडर था, उससे मदद मांगती है। तो USSR जो था उसने PDPA को शुरू में मदद के लिए हाँ कर देता और USSR जो था वो अपना कुछ एडवाइजर्स, कुछ फाइनेंशियल और आर्म्स वेपन सप्लाई करता है उनसे लड़ने के लिए। पर जो PDPA पार्टी रहती है उसके अंदर ही कुछ फ्रैक्शंस बन जाते हैं, उनके अंदर ही कुछ आंतरिक
विद्रोह, आंतरिक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। एक दोनों पार्टी के दो बड़े बड़े लीडर एक दूसरे को अपोज करने लगते हैं, उसके अंदर दो फ्रैक्शन हो जाते हैं, एक पीडीपी है, मार्क्सिस्ट हो जाती है, दोनों मतलब कि एक ही पार्टी में दो अलग अलग विचारधारा होने लगती है, जिसकी वजह से कूप होता है, मिलिट्री को एक दूसरे को हटा के फिर नए प्रेसिडेंट बनते हैं हाफिजुल्ला आमीन जो होते हैं वो अफगानिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट बनते हैं। पर उनकी भी सरकार 3 महीने तक ही टिकती है। उसके बाद यूएसएसआर देखता है कि कुछ इनके एडवाइजर से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो 1978 में सोवियत अफगान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करती है, जिसके तहत वो अपने आर्मी को अफगानिस्तान में डिप्लॉय करती है। तो यूएसएसआर इसलिए भी अफ़गानिस्तान की मदद करता है क्योंकि जो अफ़गानिस्तान थी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म थी, और जो यूएसएसआर था वो शुरू से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था और वो चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने। दूसरा रीज़न ये भी था कि उस टाइम पे ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन फैल रहा था, जिसका प्रभाव वो नहीं चाहता था कि उस टाइम के सेंट्रल एशिया जो यूएसएसआर का पार्ट था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में इसका प्रभाव फैले। इसलिए उसको लगता था कि अफ़गानिस्तान के रास्ते होकर इसके अंदर एंट्री करेगा, इसलिए वो भी अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा था। ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक इमेज है जिसमें यूएसएसआर की रेड आर्मी अफ़गानिस्तान में पुल से अफ़गानिस्तान में इंटर कर रही है। तो अब जो सोवियत आर्मी होती है वो 24 दिसंबर 1929 यानी कि क्रिसमस ईव के दिन अफ़गानिस्तान के अंदर एंटर करते ही वह जो रहती है अफ़गानिस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर, काबुल, कंधार, ये सब जो बड़े बड़े शहर थे उस सब पे अपना कब्जा कर लेती है। जितने कम्युनिकेशन नेटवर्क रहता है उस पर कब्जा कर लेती है, रोड नेटवर्क पे अपना कब्जा कर लेती है, और वहाँ की जो पीडीपी के जो प्रेसिडेंट है उसको 3 महीने बाद उनका असैसिनेट करवा देती है। और जो सोवियत यूनियन रहती है वो पूरे अफगानिस्तान के अर्बन एरिया पे कंट्रोल तो कर लेती है, पर उसके रूरल एरिया पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। जब अफगानिस्तान एंटर करती है तो इसका पूरा दुनिया के 34 मुस्लिम कंट्रीज इनका विरोध और निंदा करते हैं कि भाई अफगानिस्तान का वो आंतरिक मामला है, उसमें यूएसएसआर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो अपने देश में रहे, उसका आंतरिक मामला पर। और यूनाइटेड नेशन जो उस टाइम पे था वो भी इसकी निंदा करता है, पर यूएसएसआर किसी का नहीं सुनता, वो हेल्प करने के लिए चला जाता है, लड़ने के लिए चला जाता है। उसको आज से 10 साल अफगानिस्तान में यूएसएसआर लड़ता रहता है। तो जो आपने जैसे मैप देखा होगा अफगानिस्तान का जो ज्योग्राफिकल मैप है उसमें कि अफगानिस्तान के बीच में ही एक बहुत बड़ा हिंदुकुश माउंटेन है, तो जो अर्बन एरिया थे उस पर तो कंट्रोल कर लेती है, पर जो रूरल एरिया रहते हैं उस पर यूएसएसआर की जो आर्मी होती है, फोर्स होती है, उसमें एंटर नहीं कर पाते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है कि वहाँ जो अफगानिस्तान जो सोवियत यूनियन की आर्मी जब अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करती है, जब सोवियत आर्मी अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ के लोगों को मारती है, विरोध जो कर रहे होते हैं विरोधी गुट को मारती है, तो वहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं आता है। उनको लगता है कि एक तो पहला बात कि जो सोवियत यूनियन रहते हैं वो एथिस्ट क्रिस्ट रिलीजियस रहते हैं, एथिस्ट उनको बोलते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, नास्तिक लोग। और दूसरा कि वो क्रिस्ट रहते हैं, कुछ क्रिस्ट रहते हैं, तो उनको जो रहते हैं अफगानिस्तान के जो कबायली परंपरा के लोग, उनको यह पसंद नहीं आता है कि दूसरे मुल्क के लोग आके हमारे धर्म, हमारा जो इस्लाम धर्म है उसको हटाना चाहते हैं, उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, और उसको मतलब कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके रिलीजियस भावनाओं को, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उनके खिलाफ युद्ध कर देते हैं, उनके खिलाफ वॉरफेयर करते हैं। तो उनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है, तो उसको सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान फाइनेंशियल और वेपन्स का हेल्प देता है। अमेरिका भी बहुत सारा वेपन्स उन लोग को प्रोवाइड कराता है, चाइना भी वेपन देता है चाइना। तो इन सब वेपन्स के हेल्प से अफगानिस्तान जो रहता है वो शुरू कर देता है द क्राई फॉर होली वॉर, यानी कि धर्म के एवज में युद्ध, धर्म के नाम पे युद्ध के तहत वो पूरे दुनिया से जितने भी नवयुवक रहते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं कि धर्म के खिलाफ युद्ध है, इस्लाम के खिलाफ युद्ध है, ये हमारे इस्लाम धर्म को ख़त्म करने आ रहा है, इनके खिलाफ युद्ध है, इस्लाम परंपराओं को बदलना चाहते हैं ये एथिस्ट सोवियत यूनियन की आर्मी। और धर्म के नाम पे तो आपको पता ही है कि धर्म के लोग भावनाओं से कितना, धर्म के नाम पे कैसे किसी को लड़ाना कितना आसान है, वो आप इंडिया में तो देख ही सकते हैं, इसको बताने का मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो अफ़गानिस्तान के जो लोग रहते हैं वो पूरी दुनिया से आते हैं अफ़गानिस्तान के सपोर्ट करने के लिए, जिनको मुजाहिदीन्स कहा जाता है, जो पूरी दुनिया से न्यू युवक नए लड़के आते हैं उसमें भर्ती होते हैं, जिनको मुजाहिदीन्स कहा जाता है। मुजाहिदीन्स उनको कहा जाता है जो मुस्लिम जो फाउट करते हैं बिहाफ ऑफ मुस्लिम, इस्लाम के दुश्मन के खिलाफ में जो युद्ध करते हैं उन्हें मुजाहिदीन बोलते। तो मुजाहिदीन कहलाते, तो वो हथियार लेके मारते थे और वो जिहाद करते। जिहाद बोला जाता है, जिहाद एक मुस्लिम वर्ड, अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि इस्लाम के जो खिलाफ है उनके खिलाफ में लड़ाई करना, इस्लाम के जो लोग दुश्मन हैं उनके खिलाफ में लड़ाई करना, तो वो लोग जिहाद करते हैं। तो ऐसा ही चलता है।
जो सोवियत आर्मी के लोग होते थे वो अर्बन एरिया पे तो चले जाते थे, पर जब वो रूरल एरिया में एंटर करते थे तो अफगानिस्तान का जो हिंदुकुश माउंटेन वही एक रास्ता था जिसकी वजह से जाना पड़ रहा था। और जितने भी विरोधी गुट जो आतंकवादी लोग थे वो नॉर्थ में चले गए थे, अफगानिस्तान के नॉर्थन इलाका में। तो वो नॉर्थन इलाका में जाके उधर से भेजते थे मुजाहिदीन को अपने। वो मुजाहिदीन देखते थे जो भी सोवियत आर्मी एंटर करती थी उनको वो पहाड़ के ऊपर से बैठ के उनको गोली मार देते थे। अब पहाड़ के ऊपर से एक बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेटेजिकली हेल्प हो जाता था, तो पहाड़ के ऊपर से मार के भाग जाते थे, पता नहीं चलता था, मार के उनका बंदूक उनके हथियार लूट के चले जाते थे, जिससे सोवियत आर्मी अफगानिस्तान के अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी। और ना ही जो मुजाहिदीन थे वो अर्बन एरिया को कैप्चर कर पा रहे थे, ना ही सोवियत की आर्मी उसके अंदर घुस पा रहे थे। तो वहाँ के जो रहते हथियार, तो ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो है रोनाल्ड रीगन, वो वहाँ के बहुत सारे कबायली ग्रुप के लीडर्स के जो अपने अपने एरिया के लीडर्स थे उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे वो जो लोग हैं कबायली वो उनसे हेल्प मांग रहे हैं। उसके बाद नॉर्थन अलायंस बनता है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप रहते हैं नॉर्थन अलायंस। उसी टाइम पे तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी ग्रुप भी बनते हैं। इससे अलकायदा का ओसामा बिन लादेन था। तो जो अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन में जो युद्ध चल रही थी उसको देखते हुए वो जो युद्ध था वो एक तरह से स्टेलमेट के कगार पे आ गया था। स्टेलमेट उसको बोलते हैं जहाँ पे ना वो उसको हरा पा रहा था, ना अफगानिस्तान सोवियत यूनियन को हरा पा रहा था, ना सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को मार पा रहा था। तो एक होता है ना, एक बीच पे आ गया था, कोई एक दूसरे को नहीं हरा पा रहा था, तो स्टेलमेट कंडीशन पे आ गए थे। उसके बाद एक 1985 के टाइम पे एक वहाँ पे गेम चेंजर होता है। जो यूएसए होता है वो स्ट्रिंगर मिसाइल अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को प्रोवाइड कर देता है। स्ट्रिंगर मिसाइल क्या होता है कि जो सोवियत यूनियन की तो आर्मी एक बहुत ही एक कंट्री की आर्मी है, तो उनके पास हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन एयरक्राफ्ट होते थे, वो उससे आते थे, मुजाहिदीन को ऊपर से मार के चले जाते थे और ये मुजाहिदीन कुछ नहीं कर पाते थे। पर इसके लिए वो मदद मांगते और अमेरिका उन्हें स्ट्रिंगर मिसाइल दे देता था। स्ट्रिंगर मिसाइल एक हैंड प्रोपेल्ड गन होता है, हैंड प्रोपेल्ड मिसाइल होता है जिसको अपने कंधे पर रख के देख सकते हैं कैसे मिसाइल मार के वो हेलीकॉप्टर को गिरा देता है। इसके अंदर रडार सिस्टम रहता है, तो हेलीकॉप्टर को मार के गिरा देता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में कैसे मुजाहिदीन ने यूएसएसआर के हेलीकॉप्टर को गिरा दिया और उसके ऊपर खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहे हैं। अब यहाँ पे जो युद्ध, अब यहाँ से यूएसएसआर के हारने बोले या उसकी वापस की शुरुआत हो जाती है। उसका 1985 में यूएसएसआर में रेवोल्यूशन हो जाता है। वहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के न्यू प्रेसिडेंट बनते हैं और वो वहाँ पे यूएसएसआर में रिफॉर्म लाते हैं। वो बोलते हैं कि अब हम बाहर पे ध्यान नहीं दें, हम अपने देश के अंदर ज़्यादा ध्यान देंगे। बाहर जितने भी उनकी आर्मी दूसरे देशों में डिप्लॉय रहते हैं वो उनको वापस बुलाने लगते हैं, वो अपने सारे फोर्सेस को वापस बुलाने लगते हैं। 1986 में यूएसएसआर ने वहाँ पे एक मोहम्मद नजीबुल्लाह एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया था अपने सपोर्ट से, और मोहम्मद नजीबुल्लाह को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया था। 1989 तक सोवियत आर्मी की पूरी आर्मी लौट जा रही है। ये दूसरी इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि सोवियत आर्मी वापस अफगानिस्तान जा रही है। तो 1979 से 1989 तक 10 साल तक युद्ध चला था। उसके बाद सोवियत यूनियन के जाने के बाद से जो अफगानिस्तान के जो वहाँ के कबायली ग्रुप थे, वहाँ के जो वॉरलॉर्ड्स थे, वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास हथियार था ही। अब वो चाहते थे कि अब बाहरी ताकत तो चला गया, अब हम अपने अंदर सुपरमेसी, अब हम बनेंगे बड़े, अब हम बनेंगे, रूल करेंगे। तो यही होता है कि जब भी अफगानिस्तान में कोई बाहरी ताकत आती है उनका तो सब मिलकर सामना करते हैं, पर वो उनके जाने के बाद आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज तक एक बहुत ही अंडर डेवलप कंट्री है और हर चीज़ में बहुत ही लेस रैंक करता है। और वुमेंस के हिसाब से, अगर वुमेंस के राइट के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सबसे ख़राब जगह अफगानिस्तान के लिए, अगर कोई लड़की पैदा हो रही है तो उसके लिए अफगानिस्तान सबसे ख़राब जगह है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पार्ट 1 अफगानिस्तान सोवियत यूनियन वॉर ख़त्म होता है। अब इस वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे, अफगानिस्तान सिविल वॉर एंड तालिबान एंड यूएसए वॉर। आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, तो आपके लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।